नमस्कार। विकसित भारत का संकल्प हमारे स्वाधीनता आंदोलन के उस महान विरासत पर आधारित है जिसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया गया था। स्वाधीनता संग्राम केवल सत्ता परिवर्तन का अभियान नहीं था, बल्कि एक सशक्त, आधुनिक और स्वावलंबी राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी। तो विकसित भारत और स्वाधीनता आंदोलन की विरासत विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजकीय महिला डिग्री कॉलेज DLW वाराणसी में इतिहास विभाग के इतिहासकार और विभागाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार तिवारी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। आज विकसित भारत संकल्प पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है जी। तो जो आज का विकसित भारत संकल्प है, हमारे जो भी स्वाधीनता संग्राम सेनानी रहे हैं तो उनके सपने और विचार आज किस तरह से जुड़ा हुआ है, उनके विचार। अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को की जो आधारशिला है वह निश्चित रूप से हमारे जो स्वाधीनता संग्राम के जो सेनानी रहे, उनके जो विचार उनकी जो रहे, उनके जो मूल्य थे, जो सिद्धांत थे, उन्हीं से प्रेरित हैं। उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अपितु जो आर्थिक स्वतंत्रता है, जो आत्मनिर्भरता के मूल्य हैं, जो समावेशी विकास का जो उनका मूल्य मंत्र रहा, जो सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय और स्वावलंबन की भी, और स्वावलंबन की, बिल्कुल सही आपने कहा कि स्वावलंबन, जब हम स्वदेशी की चर्चा करते हैं तो उसमें स्वावलंबन भी दिखता है। तो ये सारे मूल्यों को लेकर के आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की संकल्पना निश्चित रूप से स्वाधीनता आंदोलन में जो संग्राम, जो सेनानी थे, उनके जो मूल्य थे, हम अगर गांधी जी को देखें तो उनका ग्रामीण स्वराज अगर देखते हैं, हम अगर नेहरू जी की चर्चा करते हैं तो समाजवादी सिद्धांत सामने आता है, हम अगर जो है सुभाष चंद्र बोस को भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वाधीनता संग्राम की जो विरासत रही है, जो उनका शिक्षा की नीति थी, वो जो मौलिक शिक्षा की नीति थी, वो सभी कहीं ना कहीं जो है मातृभाषा पर आधारित शिक्षा, ये सब मिला करके अगर देखा जाए तो विकसित भारत का जो मूल तत्व है, जो उसकी आधारशिला है, वो निश्चित रूप से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नायक रहे हैं, जो सेनानी रहे हैं, उनके विचारों और उनकी प्रेरणा से ही प्रेरित है। मतलब वो एक तरह से कहा जाए कि विरासत बहुत पहले ही तैयार हो गई थी। डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आज़ादी के आंदोलन में स्वदेशी केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि वो आत्मनिर्भर भारत का भी विचार था। और आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की भी चर्चा हो रही है, तो जो वो विचार है आज किस तरह से उसकी झलक दिखाई देती है। देखिए, स्वदेशी एक, जब हम स्वाधीनता संग्राम को प्रारंभ करते हैं तो स्वदेशी का विचार, स्वराज का विचार, ये एक दूसरे से मिला हुआ रहा। दयानंद सरस्वती जी ने इसको जब आगे बढ़ाया और बाद में जब स्वदेशी मूवमेंट चलता है, 1905 का बंगाल का विभाजन होता है, उसके बाद ये बड़े पैमाने पर आ जाता है, तब स्वदेशी के अंतर्गत वस्तुतः न केवल वस्तुओं का बहिष्कार था, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन भी था। इसके अतिरिक्त स्वदेशी शिक्षा भी थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में इस समय विकसित हुई। तो ये सब मिल करके स्वदेशी ने निश्चित रूप से केवल स्वदेशी मतलब स्वराज की बात नहीं की, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि वो सुराज के लिए जो है कार्य किया स्वदेशी के विचार ने। और इस विचार की आधारशिला पर निश्चित रूप से आज जो हम, उस समय भी अगर देखा जाए तो बंगाल केमिकल्स वगैरह के आधार पर उद्यमिता का विकास हुआ था, उद्योग, लघु उद्योग वगैरह प्रारंभ हुए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उस समय राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत आशुतोष मुखर्जी जी के नेतृत्व में, अन्य जगहों पर अरविंदो घोष के नेतृत्व में, इन सब के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा और जो आत्मनिर्भरता का भाव रहा, वो उस समय प्रेरित हुआ। तो इन सब के मूल में कहीं ना कहीं स्वदेशी का विचार रहा। और ये स्वदेशी का विचार आज भी, आप बिल्कुल आपने सही कहा कि मेक इन इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, स्टार्टअप्स हो, ये सभी के मूल में कहीं ना कहीं स्वदेशी का विचार है। वो विचारधारा ही आज इस रूप में, समृद्ध रूप में जो है विकसित हुई है, जो विकसित भारत की ओर भारत को ले जाएगा। और एक तरह से कहा जाए कि हम स्वदेशी को अपना करके ही अपना जो एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्र गौरव और स्वावलंबन की भावना विकसित कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि
जो कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जब तक आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का एक अन्योन्याश्रय संबंध है, तो स्वदेशी के आधार पर ही राष्ट्र गौरव भी विकसित होगा। हम अपने वस्तुओं के प्रति, हम अपने विचारों के प्रति, हम अपने संस्थानों के प्रति, हम अपने नायकों के प्रति जो स्वदेशी हैं उनसे जब हम प्रेरित होते हैं, जब उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से वो सदियों सदियों तक, युगों युगों तक जो है न केवल उस देश का बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करता है। हम चाहे स्वामी विवेकानंद के विचारों को लेंगे, चाहे हम स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को लेंगे, वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में, सामाजिक उद्धार के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे राष्ट्रीय गौरव के क्षेत्र में, चाहे विश्व बंधुत्व के क्षेत्र में, ये सभी जो बिंदु हैं ये कहीं ना कहीं से हमारे इन स्वतंत्रता सेनानियों के मन में या इन सामाजिक सुधारकों के मन में जो उस समय स्वाधीनता के आंदोलन के समय उपजे, इन्होंने हमें प्रेरित किया है और राष्ट्र गौरव भी इसी से जुड़ता है। जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो की धर्म सभा में जब भारतीय धर्मध्वज का पताका फहराते हैं तो पूरे विश्व में एक अद्भुत चर्चा चलने लगती है। और इसने भारत माता को, जब वो कहते हैं कि अगले 50 वर्षों तक भारत सिर्फ हम सभी युवाओं को, हम सभी देशवासियों को सिर्फ भारत माता की आराधना करनी चाहिए। और उन्होंने युवाओं को एक तरह से जगाने का भी काम किया, कार्य किया। ये जो युवा शक्ति है, जो युवाओं की शक्ति रही, वो निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी जैसे विचारकों के विचार से ही प्रेरित हुई और आगे। और देखिए उनका विचार जो था वो निश्चित रूप से 1897 के आसपास ही ऐसे विचार व्यक्त करते हैं और लगभग 50 वर्ष के भीतर ही हमारा देश जो है स्वतंत्र हो जाता है 1947 तक आते आते। तो स्वामी जी के ये विचार हों, स्वतंत्रता सेनानियों के विचार हों, ये जो स्वदेशी के विचार होते हैं, जो उनकी राष्ट्रीयता के विचार होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ करके एक राष्ट्र निर्माण में एक सतत जो है प्रयास करते रहते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को प्रेरित भी करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक तरह से कहा जाए कि आज़ादी के आंदोलन में जी बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे या स्वाधीनता सेनानी थे, उनको इतिहास के पन्नों में उचित स्थान नहीं मिल पाया। और आज विकसित भारत की चर्चा हो रही है, तो किस तरह से उनके विचारों को पुनर्जीवित करने की आज आवश्यकता है? देखिए ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसलिए क्योंकि इतिहास जो है, देखिए इतिहास जब लिखा गया और इतिहास में जो इन लोगों की चर्चा हुई, वो निश्चित रूप से सही कह रहे हैं कि कुछ जो अगुआ थे या जो आगे अग्रिम पंक्ति में रहे, उन लोगों का इतिहास उस प्रकार से लिखा गया उस समय के हिसाब से। लेकिन धीरे धीरे इतिहास का पुनर्लेखन भी आवश्यक हुआ, इतिहास की लेखन किया गया और उसका परिणाम ये रहा कि जो दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे अल्लूरी सीताराम रहे, चाहे मेघालय की कोई माने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, या जो पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानी थी, रानी गैडिलिरू का नाम आता है, इस प्रकार के लोगों को, या जो आदिवासी समाज से जो लोग, किसान समाज से जो लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, दक्षिण भारत के जो नायक रहे, उन सबको, या अन्य क्षेत्रों के जो नायक थे, इन सबको धीरे धीरे उनके ऊपर लेखनी चलनी शुरू हुई। इतिहास के पन्नों से उनको बाहर लाया गया और इतिहास के पन्नों में स्थान दिया गया और वो आज समाज की जागरूकता का एक केंद्र बने हुए हैं। बिरसा मुंडा आज पूरे आदिवासी समाज के लिए एक गौरव का विषय, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने जो है जिस प्रकार से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, वो निश्चित रूप से किसी के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं। और अपने समाज को उन्होंने इकट्ठा भी किया, इकट्ठा करके, जिसको कहते हैं संघे शक्ति कलयुगे, संगठन में का बल जो है, वो इस प्रकार से छोटा छोटा प्रयास जो हुआ पूरे देश में हुआ, उसका ही परिणाम था कि यहाँ से अंग्रेजों को 1947 में अंततः जाना पड़ा। क्योंकि पूरा न केवल जो कर्मचारी थे सरकारी, बल्कि और जो सामाजिक लोग थे, जो सेनानी थे, जो जवान था, जो किसान था, जो मजदूर था, जो आदिवासी समाज के लोग थे, इन सब ने एक साथ मिलकर के संगठन की शक्ति बना करके इस स्वतंत्रता संग्राम को लड़ा और इसका परिणाम निकला कि भारत स्वतंत्र हुआ। और इसी भाव को, संगठन के इसी भाव को, संगठन की क्षमता को, संगठन और नेतृत्व को, इन सबको पुनः हमको एक साथ एकीकृत करना होगा, ताकि हम विकसित भारत का जो संकल्प 2047 तक लिए हैं, इसी नेतृत्व की क्षमता से हम उसको भी प्राप्त कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने विकसित भारत 2047 की भी बात कही जी। तो महान क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों
ने एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा की। तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से 2047 को विकसित भारत बनाने के लिए उन क्रांतिकारियों से प्रेरणा ले सकते हैं? देखिए, सारे स्वतंत्रता सेनानी जितने भी रहे, आप युवाओं का नाम लिए तो उसमें भगत सिंह जी हों, चाहे राजगुरु हों, सुखदेव हों, चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, सुभाष चंद्र जी हों, ये सभी स्वतंत्रता सेनानी, अशफाक उल्लाह खां साहब हों, इन सभी लोगों का अगर उस समय का कार्य देखा जाए, उन लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और शहीद हुए, शहादत दी उन लोगों ने, बलिदान हुए। मैं कहूँगा सर कि अब जो समय आ गया है अरविंद जी, वो समय युवाओं को देश के लिए वस्तुतः मरने से ज़्यादा अब जीने की आवश्यकता है कि देश को हमको अपने केंद्र बिंदु में रख करके जीवित रहना है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव से जब युवा प्रेरित होगा तो निश्चित रूप से उसके मन में ये भाव आएगा कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, जो युवा थे, इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, आज के दिन के लिए चूमा था, है ना, जो आज भारत है। उस भारत को विकसित भारत तक ले जाने के लिए अब इन युवाओं को उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साहस से, उनके त्याग से, उनके समर्पण से, उनके संगठन की जो शक्ति थी, उनका जो नेतृत्व का गुण था, जो उनका जो है आत्मानुशासन था, जो उनका जो है समाज के प्रति और सामाजिक न्याय के प्रति जो एक भाव था, इन सबको एकीकृत करके जब आज का युवा इस विषय को चिंतित करेगा, चिंतन में रखेगा, तो निश्चित रूप से ये सारे भाव उसको न केवल अनुशासित बनाएंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित भी करेंगे, नागरिक कर्तव्य बोध से भी जोड़ेंगे और अंततः जो भारत का विकसित भारत का स्वप्न है, क्योंकि देखिए ये युवा ही भारत का भविष्य है, तो इन जब तक ये इस तरह के भावों से प्रेरित नहीं होंगे तो निश्चित रूप से वो 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प है, ये इन युवाओं के बल पे ही प्राप्त किया जा सकता है। और एक तरह से कहा जाए कि हमारा देश युवाओं का देश भी है। सबसे यंग। डॉक्टर साहब, आज़ादी के आंदोलन में एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का काफ़ी योगदान रहा है। उन्होंने सामाजिक एकता और समरसता की बात की और उन्होंने कहा भी था कि जो विकास है उसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो अंतिम व्यक्ति तक होना चाहिए, कि वो विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। तो जो आज का भारत का विकास मॉडल है, तो उनका विचार किस तरह से परिलक्षित हो रहा है? गांधी जी हों या अम्बेडकर जी हो, जैसे अभी हम लोग चर्चा भी किए, तो इन सभी ने, गांधी जी तो विशेष रूप से, चाहे उन्होंने ग्रामीण समाज के विकास की बात की हो, ग्रामीण स्वराज की बात की हो, उन्होंने अनटू द लास्ट, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अंत्योदय की कल्पना की, कि अंतिम विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। और इसी प्रकार से अवसर की समानता को ध्यान में रख करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी सामाजिक न्याय और समानता की बात की। तो इस प्रकार के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आदर्श रहे, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान रहा उसमें भी परिलक्षित होता है, उसके कर्तव्यों में भी है, उसके नीति निर्देशक तत्वों में भी है। और आज का जो विकास मॉडल है, आप देखिए, जब हम कहते हैं, आज जब सरकार कहती है या समाज भी कहता है, अब तो समाज भी उसके साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाता है, तो आज वो सबका साथ सबका विकास पे चर्चा करते हैं। इसका मतलब है कि लास्ट में जो अंतिम व्यक्ति है, अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ पायदान पे व्यक्ति है, उस तक भी विकास का तत्व पहुँचे, और जब वो विकसित होगा तब भारत विकसित होगा। तो सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रख करके भी होती हैं। और आज चाहे वो आवास का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं की सशक्तिकरण का कार्य हो, चाहे प्रौद्योगिकी के विकास का कार्य हो, चाहे डिजिटल विकास हो, इन सबको अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा अनुभव करेंगे कि सब जगह पर अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखा गया। आज जब ठेले पर बैठा हुआ सब्जी वाला भी या कोई अन्य खोमचे वाला भी जब डिजिटल इंडिया को प्रमाणित करते हुए जब वो QR कोड पे जो पैसा जब ट्रांसफ़र करते हैं, UPI करते हैं, तो एक सशक्त भारत को, एक विकसित भारत को, एक जो संकल्पना है आज के समय की, उसको कहीं ना कहीं वो प्रेरित करते हुए और पूरित करते हुए परिलक्षित होता है। डॉक्टर साहब, आपने भी महिला सशक्तिकरण की भी बात कही है, तो एक तरह से कहा जाए कि स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की भी एक तरह से कहा जाए कि अग्रणी भूमिका रही हो, चाहे वो लक्ष्मीबाई से लेकर के सरोजिनी नायडू तक। तो ऐसे में आज महिला नेतृत्व कैसे आगे बढ़ रहा है? अच्छी बात आपने कहा कि
रानी लक्ष्मीबाई जी हों, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में सरोजिनी नायडू जी का नाम आपने लिया ही, एनी बेसेंट जी का भी नाम हम ले सकते हैं, और भी ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी रहे, कैप्टन लक्ष्मी सहगल का नाम ले सकते हैं, जिनके नाम पर एक पूरा रेजिमेंट ही सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में रहा, आज़ाद हिंद फौज में। तो इन सब नेतृत्व का जो उनका गुण था उस समय का, महिलाओं का स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में, कहीं ना कहीं वो गुण स्वाधीनता के बाद और आज विशेष रूप से जब विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं, जो अमृत काल में हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो आज महिला सशक्तिकरण पे ही हम नहीं जोर दे रहे हैं, बल्कि आज का समय ऐसा है और विकसित भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि महिला नेतृत्व का भी विकास हो, और वो कर रहे हैं। आज आप देखिए, चंद्रयान की बात हो, गगनयान की बात हो, या आज जो है फाइटर प्लेन की बात हो, मतलब हर क्षेत्र में वो आगे जा रही हैं। आज महिलाएं जो है सिर्फ मतलब खेल के मैदान हो, है कि नहीं, विज्ञान का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सब में आज वो नेतृत्व की भूमिका में है। और आपको मैं बताऊं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, चाहे वो मुद्रा योजना हो, चाहे वो जो अन्य जो योजनाएं होती हैं सरकार की, उन सब में अगर आप देखेंगे, स्टार्टअप हों, इन सब में आप अगर देखेंगे तो जो महिला निदेशकों की संख्या है, कहीं ना कहीं 50% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे महिला निदेशक कम से कम एक जरूर हैं, या जो मुद्रा योजनाओं वगैरह का लाभ है वो आपको मैं बताऊं कि, या सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लाभ है, इसमें लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने उसका जो है लाभ लिया है, और उसको जो है सशक्तिकरण का एक माध्यम बना रहे हैं, जिनके बिना किसी भी प्रकार से विकसित भारत की संकल्पना पूरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए ये सब पहल निश्चित रूप से ग्रामीण आजीविका मिशन वगैरह, ये सब कहीं ना कहीं भारत को जो है सशक्त बनाने के लिए, पर्यावरण का प्रश्न जो है वो सभी मिल करके ये सारा चिंतन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से ही प्रेरित है। उसमें जो उपजे हुए विचार थे, जो उसमें उपजे हुए सिद्धांत थे, जो उन सेनानियों के माध्यम से जो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि उसके बाद सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक एकता, इन सभी तत्वों को जोड़ करके जो भाव निकला है, उसके आधार पर ही निश्चित रूप से आपने जो कहा कि महिलाओं की सशक्तिकरण और महिला विकास एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, और इसके आधार पर ही हम विकसित भारत की संकल्पना को पूरित कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक तरह से कहा जाए कि जो हमारे स्वाधीनता सेनानी रहे हैं, उनका विचार था कि कर्तव्य बोध और राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, मतलब हर नागरिक के अंतर्गत एक कर्तव्य भाव रहे कि वो अपने राष्ट्र के प्रगति के लिए काम करे। बिल्कुल आप सही कहे, जैसे मैंने अभी कहा है शुरू में एक कविता बताई थी, तो भाव से देश प्रेम का होगा। जब राष्ट्र प्रथम की बात हम करेंगे, नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, तो देश जब हमको सब सामने दिखता है तो फिर सब कुछ चीज़ें गौड़ हो जाती हैं, और देश जब दिखने लगता है तो नागरिक कर्तव्य स्वतः जो है आत्मानुशासन के रूप में, आत्मनिर्भरता के रूप में, और देश प्रेम के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में, सामाजिक समरसता के रूप में, सद्भाव के रूप में, समन्वय के रूप में, ये सब के रूप में कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है। तो जहाँ अच्छा कोई भी देश उनके नागरिकों की वजह से ही संपन्न और सशक्त होता है। तो देश क्या है, नागरिकों के बिना तो देश के है ही नहीं। और हर नागरिक का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने राष्ट्र के लिए ईमानदारी से काम करे। डॉक्टर साहब, एक मूल मंत्र कहा जाए कि स्वाधीनता आंदोलन का रहा है जी कि वसुधैव कुटुंबकम और विश्व शांति, इसलिए कि बिना भाईचारे और शांति के कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? अब निश्चित रूप से आपने अच्छा प्रश्न किया कि भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की जो सभ्यता का विकास हुआ, उसमें के उसके मूल तत्व में ही वसुधैव कुटुंबकम रहा, और इसमें वो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समय से रहा है, या उसके और पहले से कह सकते हैं, वेदों के काल से रहा है। बल्कि आज थोड़ा हम कम देखने को मिल रहा है, आज कम मिल रहा है, आज ये सहिष्णुता कम हो गई है। तो इन सब को ध्यान में रखते, जो देश आप सोचे, जब विदेश के लोगों ने वैदेशिक संस्कृति में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की चर्चा करते हैं, उस समय हमारे देश में दूसरों के लिए जियो की संकल्पना, जियो और जीने दो की संकल्पना रही। ये हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मूल भाव रहा है। हमने पूरी वसुधा को एक कुटुंब माना, परिवार माना है। तो ये आज जिस प्रकार से देश दुनिया में आप देख सकते हैं, इराक, कहीं ईरान लड़ रहा है, कहीं अमेरिका लड़ रहे हैं, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं रूस लड़ रहा है, ऐसे
ऐसे में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ऐसे में वसुधैव कुटुंबकम का भाव विश्व शांति के लिए बहुत आवश्यक है और वह तभी मजबूत होगा, सशक्त होगा जब भारत एक विकसित भारत के रूप में सृजित होगा, आगे बढ़ेगा। और कोई राष्ट्र तभी प्रगति कर सकता है जब लोगों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, विश्व शांति की भावना हो, भाईचारे को बढ़ावा मिले, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और खास करके एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।